नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज हम बात करेंगे लोगों की सुविधा और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए बनाए गए हेल्पलाइन की। प्रदेश सरकार ने लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए सीएम हेल्पलाइन व्यवस्था तो की, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह सुविधा ही अब समस्या बनती जा रही है। हेल्पलाइन हजारों की संख्या में जहां शिकायतें पहुंच रही हैं, लेकिन उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। आलम यह हो गया है कि पेंडिंग शिकायतों का अंबार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। ऐसे कैसे होगा गुड गवर्नेंस? पीएमओ की ही नहीं सुनते एमपी के अफसर। 47,000 शिकायतें अटकी। सीएम हेल्पलाइन के भी यही हाल। लॉगिन तक नहीं खोलते हैं अधिकारी। कैसे होगा शिकायतों का निपटारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। देश के साथ प्रदेश में गुड गवर्नेंस के लिए ऑनलाइन नेटवर्क तो बनाया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका बुरा हाल है और अफसर बेपरवाह बने हुए हैं। मध्य प्रदेश से पीएमओ भेजी गई 47,000 से ज्यादा शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति तब है जब पीएमओ ने शिकायतों पर कार्रवाई के लिए रिमाइंडर तक भेजे हैं। सीएम हेल्पलाइन की स्थिति तो इससे भी ज्यादा खराब है। यहाँ आने वाली शिकायतों का निपटारा करना तो दूर, अफसर ऑनलाइन मिलने वाली शिकायतें देखने के लिए लॉगिन तक नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बेपरवाही का आलम यह है कि कुछ जगहों पर तो ऑपरेटर लेवल के स्टाफ को ही आईडी पासवर्ड दे दिया गया है, जो शिकायतों को अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। देखिए, जहाँ आस उम्मीद होती है वहीं लोग जाते हैं। शिवराज सिंह जी संवेदनाओं का सरोवर हैं, तालाब हैं, इसलिए उम्मीदें लोग आते हैं। उसे आप शिकायत मत मानिए। लोगों की इच्छा है कि शिवराज जी, लोग जी जानते हैं कि जाएंगे, शिवराज जी उनका काम जरूर पूरा करेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीएम हेल्पलाइन पर जा रहे हैं। निराकरण भी उतनी ही तेज़ी से हो रहे हैं। ये तो सकारात्मक वातावरण है कि अधिक शिकायतें आ रही हैं, अधिक लोगों की डिमांड आ रही है। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में भी यही स्थिति है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय के सीपी ग्राम पोर्टल पर पूरे देश से शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इसमें वर्तमान में मध्य प्रदेश की 47,944 शिकायतें पेंडिंग हैं। इसे लेकर पीएमओ ने संबंधित विभागों के अफसरों को 6 नवंबर 2020 को रिमाइंडर भी भेजा था, लेकिन अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में भी हजारों शिकायतें पेंडिंग हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंदौर जिले की शिकायतें अटकी पड़ी हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा शिकायतें सागर जिले के स्वास्थ्य विभाग की हैं। प्रदेश के प्रमुख 7 शहरों में इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, सागर, रीवा, सतना और उज्जैन में ही करीब 20,755 शिकायतें लंबित हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज जी भले दावा करें कि प्रदेश में हम ऐसा सुशासन लाएंगे जहां बगैर लिए दिए काम हो, लेकिन मध्य प्रदेश में दिए लिए के साथ ही काम होता है। ये कई बार प्रूव हो चुका है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत हो रही है, सीएमओ पीएमओ तक शिकायत हो रही, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकारी निरंकुश बन चुके हैं। उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं, बगैर भ्रष्टाचार के काम नहीं हो रहा है। जिले में प्रभारी मंत्री नहीं, लोग अपनी शिकायतों को लेकर भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं और भोपाल में भी सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अधिकारी कर्मचारी बगैर भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं कर रहे। 47,000 से अधिक शिकायतें सीएम हेल्पलाइन की पेंडिंग पड़ी। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी आई हुई कई शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बगैर लिए दिए काम नहीं होता। अब ऐसा कैसा सुशासन है? शिवराज जी दावे भले करें, लेकिन ये वास्तविकता है। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। लापरवाह अधिकारियों की वजह से समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में योजना संचालक ने ऐसे 82 अफसरों को चिन्हित कर उनकी लिस्ट जारी की है, जिनकी शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अब देखना होगा कि चिन्हित अधिकारियों पर शासन क्या कार्रवाई करता है।
और पेंडिंग पड़ी शिकायतों का निपटारा करने के लिए शासन और प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। जी हाँ, तो बात जब सुशासन की जा रही हो तो ये भी तय करना होगा कि सुशासन जिन्हें करना है, यानी जिसे फॉलो करना है, क्या वो अधिकारी कर्मचारी उस तरह से काम कर रहे हैं। जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो ना ही उत्तर आएगा, लेकिन अगर उन्हें चिन्हित कर लिया गया है तो क्या वाकई उन पर कार्रवाई होगी। जिन्होंने ऑपरेटर्स को अपने आईडी पासवर्ड दे दिए हैं कि आप देख लीजिए, या फिर जो खुद लॉगिन ही नहीं होते, क्या ऐसे जो गंभीर केसेस है, यानी ऐसे अधिकारी जो किसी भी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेते या वो अपने काम को ही गंभीरता से नहीं लेते, उन्हें चिन्हित अगर कर लिया गया है तो कार्रवाई होगी। और क्या जो नंबर्स आए हैं शिकायतों की, यानी पीएमओ में जो शिकायतें दर्ज की गई हैं उसका रिमाइंडर भेजने के बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं हुई। और अगर हम सीएम हेल्पलाइन के आंकड़े देखें तो बहुत ही कम ऐसे अब निराकरण बचे हैं, जिनको ऐसी शिकायतें हैं जिनका निराकरण होना है। चलिए इसे हम और भी समझते हैं। हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसे जी हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडियो से बने हुए हैं, उनसे और भी समझेंगे इस खबर की बारीकियां, इस पूरे मैटर पर वो क्या अपनी राय रखते हैं। ब्रिजेश जी, गुड गवर्नेंस चिल्ला चिल्ला कर कहने से कि हम उल्टा लटका देंगे, टांग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी जो रिपोर्ट्स आती हैं, आंकड़े आते हैं, ये बताते हैं कि अभी और भी ज़रूरत है सख्ती की, लेकिन क्या वो सख्ती काम आ रही है? फिलहाल आंकड़े तो नहीं कह रहे। देखिए पारुल, सख्ती काम आ रही है या नहीं आ रही ये एक सेकेंडरी मामला, लेकिन नौकरशाही कैसे काम करती है। पहले तो देखिए, आप हर रोज़ 40,000 फ़ोन कॉल आते थे, शिकायतें आती थी सरकार के पास, उनमें कुछ ऐसे मामले रहते थे 17,000 के लगभग के, वो जानकारी मांगते थे योजनाओं की, और 8,000 शिकायतें रहती थी। अफसरशाही किस तरह से काम करती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रैंडम चेकिंग करते थे, लोगों से बात करते थे, तब इसमें ज़्यादा सुधार दिख रहा था, लेकिन अब लापरवाही दिख रही है। तो गुड गवर्नेंस तब आएगी जब आप अफसरशाही पे लगाम लगाएंगे। मैं 2 उदाहरण आपको बताता हूँ किस तरह से अफसरशाही काम कर रही है। एक आगर मालवा का मामला है, जहाँ एक व्यक्ति का 30,000 का बिल आता है, वो संशोधन करने के लिए शिकायत करता है और उसको बिजली विभाग के अधिकारी जवाब देते हैं कि बिल में छूट पाना है तो भाजपा को हराना होगा, कांग्रेस को लाना होगा। इसके बाद इसकी जांच होती है, असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया जाता है। एक दूसरा मामला है भिंड का, जहां भिंड वो पीएचई का मामला है, जहां एक हैंडपंप लगाने के लिए बोर करते हैं पीएचई डिपार्टमेंट के लोग, और 8 माह बीत जाते हैं, इसके बाद भी हैंडपंप नहीं लगता। तो वहां का जो शख्स है ग्रामीण, वो शिकायत करता है कि हैंडपंप नहीं लगा है, तो पीएचई के डिपार्टमेंट के अधिकारी जवाब देते हैं उसे ऑनलाइन, जो रिकॉर्डेड है, बाद में इसको डिलीट किया गया था। वो कहते हैं ये पागल है, इसको मिर्गी के दौरे आते हैं, और गोरिल्ला नीति के तहत अब हैंडपंप को इसकी छाती पे गड़ाना होगा। इस तरह के जवाब देते हैं, चीनी युद्ध पद्धति से हैंडपंप इसके छाती पे गाड़ देंगे। इसके बाद जब ये मामला सामने आता है, मीडिया में आता है, तो हड़कंप मचता है। तो अफसरशाही किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करती है। आपने शिकायत की है, निराकरण करने के लिए आपके पास पहले लेवल पर जाएंगे, कोशिश करेंगे कि उसको डरा दिया जाए, वो कर दिया जाए, बंद कर दी जाए। वहाँ पे वो संतुष्ट नहीं होता तो सेकंड लेवल पर जाते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर इसमें लगाम कसने की जरूरत है अधिकारियों पर। जैसे यदि 82 अधिकारियों के जो नाम आए हैं, उन पर तुरंत एक्शन हो जाए कि आपकी लापरवाही है, जिसकी जितनी लापरवाही हो उसको उस हिसाब से दंडित किया जाए, तो मुझे लगता है कि इसमें फिर सुधार आएगा। और जैसे पहले हम देखते थे कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत आती है, तो यदि पुलिस से संबंधित शिकायत है, तो जब वो एसपी स्तर के अधिकारी के पास पहुंचती थी, वो खुद कॉल करता था, सामने वाले से बात करता था, उसकी सुनता था और फिर उसका निराकरण कराता था। लेकिन ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ 2-3 साल में इसमें बदलाव आया। मुझे लगता है कि इस सिस्टम में जो गड़बड़ी आई है वो कांग्रेस शासन से थोड़ी बिगड़ी हुई है, क्योंकि वो 15 माह में वो सिस्टम वैसे काबू नहीं कर पाए। जैसे शिवराज जी करते थे कि वो सीधे बात करते थे शिकायतकर्ता से और उसकी शिकायतों का निराकरण करते थे। अब अधिकारियों के ऊपर है, यदि कोई अधिकारी अच्छे से काम कर रहा है, जैसे हम राजगढ़ कलेक्टर का मामला लें, नीरज सिंह राजगढ़ कलेक्टर हैं, एक 90 साल के व्यक्ति ने, बुजुर्ग ने शिकायत की उनके पास, तो उन्होंने गांव जाकर उसकी शिकायत का निराकरण किया। तो अधिकारियों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो शिकायतों को कितनी तेजी से निकालें, कैसे कम करना है। ये तो
पूरा दारोमदार उन्हीं पर ही है। जी। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, हम उन्हें चर्चा में शामिल कर लेते हैं। बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ ही पहला सवाल हितेश वाजपेयी जी आपसे ही, जो आंकड़े आए हैं पीएमओ से कि 47,944 शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, बावजूद इसके कि 6 नवंबर को रिमाइंडर भेजा जा चुका है, लेकिन रिमाइंडर भेजने के बाद भी अधिकारी सख्ती नहीं दिखाते। खबर ये निकल कर आती है कि आईडी पासवर्ड ऑपरेटर्स को दिए हुए हैं, कुछ अधिकारियों ने तो लॉगिन ही नहीं किया। अगर ऐसे चलेगा तो कैसे आएगा सुशासन सर? बिल्कुल आपने ठीक कहा और इसमें कसावट की आवश्यकता है। ऑलरेडी प्रशासन मुख्य सचिव के संज्ञान में विषय आ गया है और वे उस पर पूरी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। जल्दी ही आपको इसमें एक्शन दिखाई देगा। सर एक्शन दिखाई देगा ये तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से सुस्त रवैया अपनाया गया है और जिन लोगों को चिन्हित किया है उसके हिसाब से तो तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन खबरें आ चुकी हैं, आपको भी अब पता चल गया है, लेकिन बावजूद उसके उन्हें चिन्हित करने के बाद भी कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा। मैंने बताया ना, उसके लिए वो पूरी कार्रवाई जिस पर कार्रवाई करनी है उसकी भी कार्य योजना बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे विभागों का विषय है, कई टीएस पर अधिकारियों के चयन का विषय है जिनको इसको रिस्पॉन्ड करना था, इसलिए उसको चिन्हित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका क्या कहना है इस मैटर पर? कि पूरी सरकार जो है भ्रष्टाचारिता से काम कर रहा है और किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है, ना डर है, इसलिए जो है इस तरह की कार्यक्रम हो रहे हैं। झूठी जो है निराकरण की रिपोर्टें डाली जा रही हैं, अपलोड की जा रही हैं, जो जिनके निराकरण बताए जा रहे हैं उनमें से आधी शिकायतों के निराकरण ही नहीं हुए। तो जब इस तरह से जब वित्तीय मनमर्जी का शासन चल रहा है तो वहां कोई भी अपेक्षा करना व्यर्थ है। लाखों अगर पेंडेंसी होती है तो इसका मतलब ही है, और ये तब हो रहा है जब मध्य प्रदेश के जो डिंडोरची लोग हैं ये लोक सेवा कानून का डिंडोरा पीटते हैं। लोक सेवा कानून बने हुए जो है आज के 10 साल के लगभग होने वाले हैं और आज की तारीख तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मुख्यमंत्री अपनी जो है जिन लोगों को अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में फटकारते हैं कि उनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते, तो फिर फटकारते क्यों आप? ये नौटंकी काहे के लिए? ठीक है, ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? हालांकि हितेश जी कह रहे हैं कि जो जिनके नाम आए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। भूपेंद्र गुप्ता जी का कहना है कि फर्जी निराकरण के एप्लीकेशंस या डॉक्यूमेंट्स डाले जाते हैं। देखिए पारुल जी, उसमें कई तरह की शिकायतें आती हैं, कई शिकायतें ऐसी आती हैं कि उनका झूठी शिकायतें भी हम जिनको कह सकते हैं, कई योजनाओं को लेके आती हैं। तो जो झूठी शिकायतें हैं उनको एक तरफ रखने की ज़रूरत है। उसमें एक तो जो छटनी का जो काम पिछली सरकार करने की कोशिश कर रही थी कि जो समय के अनुसार आती हैं, जैसे मान के चलिए गर्मी आ गई है तो गर्मी में किस टाइप की शिकायतें आएंगी उनको एक तरफ करो कि पानी की समस्या है और उनका उस तरह से निराकरण किया जाए, तो ये भी करने की ज़रूरत है उसमें। और शिकायतों का तो क्या है कि आदमी जैसे हमने देखा है अजीबोगरीबी शिकायत करता है। एक मामला बैतूल का आया था कि पड़ोसी ने शिकायत की कि सामने वाले का पड़ोसी का धुआं मेरे घर में घुस रहा है, उसको रोका जाए। उसकी शिकायत तब तक बंद ना की जाए जब तक उसका निराकरण ना हो जाए। तो शिकायतें तो कई टाइप की आती हैं, उसमें सही शिकायतें कौन सी हैं उसको देखकर हमको आंकड़े देखेंगे तो हम बहुत सारी वो दिखेंगी कि ज़्यादा शिकायतें लंबित हैं, लेकिन उनमें से छांटने की जरूरत है कि कौन सी शिकायतें निराकरण करने लायक हैं और किस टाइप की हैं, तब जाके हम इस पे कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा एक सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है उसको, जो सीएम हेल्पलाइन भी है तो उसमें निराकरण हो जाए। किन किन मामलों का विभागीय बार जाती हैं जिस तरह से, और उसमें जो समय सीमा के अनुसार जो कार्रवाई होती है जैसे पहले करते थे कलेक्टर और एसपी, वो समय सीमा निर्धारित हो जाएगी तो निश्चित तौर पर इस पर लगाम लग सकती है। हितेश जी क्या कहेंगे कि अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए, समस्याओं को, गंभीर समस्याओं को प्रायोरिटी पर रखा जाए तो शायद ये जो नंबर्स हैं वो कम दिखने लगे? हितेश जी। बिल्कुल, ब्रजेश जी का सुझाव बहुत व्यवहारिक और बहुत अच्छा है। और कोई भी व्यवस्था जब शुरू होती है तो इन्हीं सब दौर से गुजरती है जी। और मुझे लगता है उत्तरोत्तर इसमें इन्हीं फीडबैक के आधार पे उसका फिल्ट्रेशन भी होगा और उनको बेहतर भी किया जाएगा। भूपेंद्र गुप्ता जी, तो तैयार है सरकार और आपने भी कोशिश की थी, आपकी गवर्नमेंट ने भी कोशिश की थी कि उन्हें छांटा जाए, तब जाकर ये समझ में आएगा कि गंभीर मामले कौन से हैं। क्योंकि धुआं पड़ोसी का अगर किसी के घर में घुस रहा है, वो भी वो सीएम हेल्पलाइन पर कर रहा है, तो उन्हें तो नहीं समझा सकते, लेकिन आंकड़े पर बात तो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं।
देखिए, ऐसे उदाहरण देके हम जो है जो डिलीवरी सिस्टम के फेल्यूर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ऐसे ढेरों उदाहरण, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये कोई शिवराज सिंह जी ने चालू नहीं किया है। ये जो है दिग्विजय सिंह की सरकार में जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल चालू हुआ था। मैं खुद ही उसको देखता था उस समय जी। और उसमें भी इस तरह की शिकायतें आती थी। एक शिकायत आई थी कि साहब मुझे मेरा पति दिलाया जाए, वो पुलिस में थी जिसकी शिकायत थी। लेकिन इन शिकायतों को अपन आधार बना के या इन्हें हाईलाइट करके जो समूचे डिलीवरी सिस्टम का बचाव नहीं कर सकते, जो फेल हो रहा है। आप जो है जो समस्याएं आती हैं, जो बहुत ही ऐसी समस्याएं आती हैं कि 10-10 बार आदमी एफआईआर लिखाने जा रहा है, एफआईआर नहीं हो रही है, तो आप क्या ऐसी समस्याओं को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देंगे कि एक शिकायत धुआं वाली भी आई थी? ये जस्टिफिकेशन ही जो है मूल रूप से ये प्रशासन के बचाव के लिए गढ़े जाते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल संख्या, सुनिए मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। कभी भी जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो सिस्टम है, इस पर संख्या घटाने और बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और इस पर जोर भी नहीं देना चाहिए कि संख्या घट जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिलीवरी हो जाए न्याय की, जस्टिस की, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और उस दृष्टिकोण से जब प्रशासन का नजरिया बदलेगा और सोचना शुरू करेगा, तो संख्या अपने आप घट जाएगी, उसे कोई घटाने की जरूरत थोड़ी है। और अपने आप जो है लोग जो है सेटिस्फेक्शन लेवल उसका बढ़ जाएगा। किसी भी शासन का के प्रति जनता का जो रुझान और सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिलीवरी से सुधरता है। और जो है हमारा मुख्य ध्येय किसी भी सरकार का, चाहे हमारी हो, चाहे इनकी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने ये कंसेप्ट लाए थे उनकी हो, उसमें सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए कि क्या डिलीवरी सिस्टम फुल प्रूफ है, और अगर है तो अच्छी बात है। ब्रजेश जी, समाधान ऑनलाइन करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तीसरे कार्यकाल में करते थे, वो कमलनाथ जी के कार्यकाल में बंद हो गया, और अभी भी शायद जितनी मुझे जानकारी है कि शायद उसको दोबारा से शुरू नहीं किया गया। एक वो प्रोसेस है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि एक जो अधिकारी है उनके माइंड में रहता था कि मुख्यमंत्री आएंगे, वो पूछेंगे, एक जो प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है कि वो काम करे ढंग से। जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंच से चिल्लाते रहते हैं कि भाई देखिए काम तो करना पड़ेगा आपको, आप उल्टा लटका देंगे, ये कर देंगे, कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। कि समाधान ऑनलाइन जो कमलनाथ जी ने बंद किया था वो अभी सुचारू रूप से चल रहा है, नहीं चल रहा है, या फिर कोरोना की वजह से उसे दोबारा नहीं लाया गया, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए पारुल जी, कोरोना काल में समाधान ऑनलाइन से लेके क्या जनसुनवाई भी तब बंद कर दी गई थी, अब वो फिर से पटरी पे आई हैं। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से काम हो रहा है। जैसे यदि 82 अधिकारियों के नाम आए हैं, यदि उनकी लापरवाही है तो आप उन पर तत्काल एक्शन लेंगे तो मुझे लगता है कि तेजी से काम होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको आगर मालवा का, कि वहाँ पे एक बिजली विभाग का मामला था, और किस तरह असिस्टेंट इंजीनियर ने जवाब लिख दिया था कि भाजपा को हराना है, कांग्रेस को लाना है, तब आपके बिजली बिल में सुधार होगा 30,000, तो उसको आपने तत्काल निलंबित कर दिया था। इसी तरह का जो भिंड का मामला आया था कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हैंडपंप आपके सीने पे गाड़ देंगे। तो कार्रवाई होना चाहिए। यदि कोई गलत जवाब दे रहा है, यदि गलत तरीके से निराकरण कर रहा है या झूठा निराकरण कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से होता है फर्स्ट लेवल पे आप शिकायत करते हैं तो पहले अधिकारी जो कार्रवाई नहीं करता तो उससे उच्च स्तर पर जाती है, उससे उच्च स्तर पर जाती है, फिर एसपी के पास जाएगी यदि थाने से या नीचे के स्तर पर एडिशनल एसपी के स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है तो जब उसके स्तर पर जाती है तब सख्त कार्रवाई हो ही जाना चाहिए। मतलब एसपी के स्तर पर जाई और निराकरण गलत तरीके से हुआ था। हम देखते हैं कई बार मुख्यमंत्री खुद सीधे बैठ के उनसे बात करते थे शिकायतकर्ताओं से, और एक्शन भी लेते थे, उनसे पूछते थे कि आपकी शिकायत का निराकरण हुआ है कि नहीं हुआ, संतुष्ट हैं कि नहीं है। लेकिन वो उन 15 माह में नहीं हो पाया था। जो भूपेंद्र गुप्ता जी बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने 15 माह में क्या किया था उसको सुधार करने के लिए, और क्या चाहते थे वो कि कैसे बेहतर हो व्यवस्था। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? निश्चित रूप से ये जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कहाँ से, दिग्विजय सिंह जी की सरकार, उसके बाद 15 साल तो मम्मा जी की सरकार चल गई। अब इन्हें 15 महीने का इनको जो है हिसाब किताब चाहिए, तो ये हिसाब किताब पूरे सिस्टम में आप तो दिग्विजय सिंह के जमाने से उठा लीजिए। ठीक है, और आपको जो है आपको समझ में आ जाएगी कि ये सिस्टम जो है क्यों डिजाइन किया गया और क्यों जो है इसमें किस तरीके से रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए। और कहीं कोई खामी हो रही है किसी के आलोचना हितेश वाजपेयी जी तमाम सख्तियों के बावजूद भी
क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि रिमाइंडर भी भेजा गया था, उसके बावजूद भी सख्ती अधिकारियों में नहीं दिखाई जा रही। और भूपेंद्र गुप्ता जी का कहना है कि भाई कहने से नहीं, आपको अगर फटकारना है तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए, ऑनलाइन फटकारने से कि दिखाई दे रहा है इसलिए आप कर रहे हैं तो वो गलत है। देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली चीज तो इनने सिस्टम बनाया था, फॉल्टी सिस्टम बनाया था, यूजलेस, इसीलिए उखाड़ के फेंक दिया गया इनको। और ये आपकी 3 बार आपने सवाल कर लिया, बता ही नहीं पा रहे हैं कि इनने क्या बेहतर किया, और बता नहीं क्यों पा रहे हैं, ये बता देता हूँ क्योंकि बहुत संयम से उन्होंने आपको सुना, थोड़ा सा लोग ही भारतीय जनता पार्टी देखिए सुचारू रूप से चर्चा चले, अच्छा लगता है। उनको बोल लेने दीजिए, मैंने दो बार कंटिन्यूअसली मैं आपके पास मैं कांग्रेसियों की तरह मारपीट नहीं कर पाऊंगा महाराज। आप शर्म आनी चाहिए, पढ़े लिखे महाराज मैं कांग्रेसियों की तरह मारपीट नहीं कर पाऊंगा महाराज। आपके बोलने पर उन्होंने संयम रखा, मेहरबानी करके थोड़ा सा संयम आप भी रखें। डॉक्टर बन गए क्या बिना पढ़े लिखे? भूपेंद्र गुप्ता जी थोड़ा सा संयम, कि चुनाव जीत गए इसलिए जीत गए क्योंकि हमारे जो है परीक्षाएं पास करी है, आपके मोहताज नहीं महाराज। आपको पर्सनल अटैकिंग करना जाते हुए जनता के मुद्दों पर बात कीजिए। आप दोनों से मेरी गुजारिश करो, पढ़े लिखे हो, भगवान ने डॉक्टर बनाया आपको, और आप यूनिवर्सिटी का अपनी नाम, अपने कॉलेज का नाम बदनाम कर रहे हो। ऐसे तो आपको जरा भी समझ नहीं है, एक सेकंड आपकी बारी का इंतजार कीजिए। ऐसी बातें की जाती है, ऐसी बचकाना बातें करते हो, आपको अच्छा लगता है? पढ़े लिखे व्यक्ति हो, भगवान ने सुंदर सूरत दी है, तिलक बड़ा लगाते हो, और इसके बाद ऐसी बचकाना बातें करते हो। पर्सनल टॉकिंग पर जा रहे हैं आप जो है बिल्कुल आप दोनों से गुजारिश, पर्सनली मत हो जाइए सर, पर्सनल अटैक एक दूसरे पर मत कीजिए। ये कौन सी बात कर रहे हैं? और बताइए, आप इनसे बोलिए ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? भूपेंद्र गुप्ता जी बोलने तो दीजिए उन्हें। आप सुनना चाहते हैं, इस तरह के घटिया तर्क दिए जाते हैं क्या? ये शासन की बात कर रहे हैं ये? एक सेकंड थोड़ा सा संयम रख लीजिए। हाँ, पढ़े लिखे आदमी है और बातें करते हैं एकदम जो है। तो बात करने कहाँ दे रहे हैं आप उन्हें? बोलने तो दीजिए जी। हितेश वाजपेयी जी बहुत कोसते हैं साहब ये हमको। तो मैं ये कह रहा था कि फिर बोलने लग गया था, पहले आपकी बात भी नहीं मान रहे साहब। तो मैं जो कह रहा था कि अरे भाई देखो साहब, फिर डांटने लगे मेरे को साहब। भूपेंद्र गुप्ता जी फिर डांटने लगे साहब। ऐसा नहीं है ना कि उनका पक्ष नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि उनका पक्ष नहीं आएगा, नहीं देते साहब, उनका पक्ष भी आएगा ना सर, उनका पक्ष भी आएगा, बहुत सुनना हिंसा पड़ेगा। करते हैं साहब ये लोग। भूपेंद्र मैं गुप्ता इनकी जी बैठकों में इसलिए नहीं जाता, पता नहीं कहाँ से लट मारते हैं लोग उठा के। बहुत गलत बात। तो सर अब मैं जो कह रहा था सुन तो लो महाराज, आपने कहा आप थे, आप देखा करते थे तो क्यों नहीं किया? फ्लॉप सिस्टम बनाया, फेलियर सिस्टम बनाया। नहीं कंटिन्यू साहब ये मारने लगते, बीच में उल्टा सीधा बोलने लगते, गालियां देने लगते, तो मैं क्या करूँ? इनको जनता से कोई मतलब है नहीं, मैं बात करने जा रहा हूँ तो बोलने नहीं दे रहा। ये देखिए साहब, ये देखो फिर देखो शुरू हो गए। भूपेंद्र गुप्ता अच्छा, इनके शब्दकोश में वो सामान्य शब्द है जो हमको गालियां लगती है, प्रॉब्लम नहीं है। पक्षी नहीं आ पाता ना, फिर एक एक करके बात करेंगे तो अच्छा लगेगा जी। कहिए हितेश। मैं जो कह रहा था कि इन्होंने दिग्विजय सिंह के समय में एक फेलियर और फ्लॉप सिस्टम बनाया जिसकी कोई जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी, और इन्होंने खुद स्वीकार किया। ये खुद देख रहे थे उस समय भी माल खा रहे थे, ये 15 महीने भी माल खाते रहे, और अभी जब आपने चर्चा शुरू करी तब भी नाश्ते कर रहे थे, शायद आपने उसमें खलल डाल दिया। तो इसलिए क्या है कि इन लोगों ये कभी सिंसियर नहीं रहे किसी। अब ब्रजेश जी बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई वो बातें होना चाहिए, तो उनने उसके ऊपर शुरू होगा नहीं आप लोग तो कवर फायर देते हो, सरकार को ऐसा करते हो वैसा करते हो। तो अनादि ने इतना अच्छा डिस्कशन रखा, इसीलिए तो रखा कि सिस्टम जवाबदेह बने, तो हम उसको करना चाहिए बेहतर, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यदि उसमें कोई इस प्रकार की अनावश्यक बातें आ रही हैं तो उसका फिल्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए। कहीं पर प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए डीई करने की या विभागीय जांच करने की या विभागीय सख्तियां लगाने की जरूरत है, तो उन जिम्मेदार अधिकारियों को जो इसके जवाब देने के लिए अकाउंटेबल बनाए गए उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। और मैंने कहा मुख्य सचिव इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उसमें करेंगे ही करेंगे। लेकिन क्या है कि देखिए कांग्रेस कुछ करती कराती कुछ नहीं है, डांटने लग जाते हैं और उसके अब क्या जब जवाब देंगे सर को लट ले लेके तो मारने लगते हो सर। आप बहुत दिक्कत देने लग जाते हो सर, आप मतलब बोलना नहीं देते सर। मैं आपसे आधी उम्र का आदमी हूँ, ठीक है आप बुजुर्ग हैं सर, इसका मतलब थोड़ी ना है कि सर मैं छोटा हूँ तो ठीक है हम छोटे आदमी हैं सर, छोटे लोग हैं। सिर्फ गुजारिश आपसे ये कि जो शिकायतों का पिटारा बीएमओ तक भी गया है, हितेश
नीतीश वाजपेयी जी, इनका सुनिए ना। अच्छी बात थोड़ी ना है सर। सुनिए ना, मतलब अब हम वो- अंतिम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर है मैं नहीं, आपसे चाहूंगी भाई मुझे भी गुजारिश डांट आपसे, दो, सर, आप सुनिए। ब्रजेश जी को भी डांट दो, अनादि चैनल को भी डांट दो, और नीतीश आपको वाजपेयी कोई जी, पूछता है हम नहीं। जनता के मुद्दों न पर बात 3 कर में रहे न हैं, 13 में, हम जनता के न मुद्दों सरकार पर बात कर संभलती है, न संगठन संभलता है। नीतीश आपने वाजपेयी जी। जिम्मेदार सिस्टम बनाया, एक बात का आप जवाब नहीं दे पाए कि आपने कोई चलिए। ढंग की चीज उसमें अभी करी हो, जवाब ले आज लिया तक कुछ तुम कर तो नहीं दिन पाया। भर जो शिकायतों का पिटारा है उसे और सॉल्व देखिए, करना और जो बोलते हैं आप सिस्टम में कुछ बैठे नहीं अधिकारियों करते, की कुछ नहीं कर जिम्मेदारी पाए। है, उन पर थोड़ा सा आप शिकंजा जांच करने कसिए चले ताकि वो जाते काम हैं। करना हमी ने शुरू उठाया करें, है, दुरुस्त तुमने नहीं हो। उठाया। जो अपने आईडी को लॉगिन ही नहीं करते, उन्हें क्या इंटरेस्ट होगा सर काम करने में, तो उनमें थोड़ा सा किसी तरह से उन पर सख्ती कीजिए। मैडम जवाब ले ले तो बड़ी बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इस तरह धन्यवाद। से चर्चा मेहरबानी करके आप लोग एक एक करके किया कीजिए तो दर्शकों को भी समझ में आए, क्योंकि आपका पक्ष जाना बहुत जरूरी है। उन्हें पता चलना चाहिए कि सिस्टम में काम हो भी रहा है नहीं, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है नहीं, या फिर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं नहीं। और ऐसे ही अगर दोनों ही मिक्सअप टॉक करेंगे तो भला कैसे समझ में आएगा। ब्रजेश जी, तो गंभीरता तो यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही थी हालांकि, लेकिन ये भी है कि जो दो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े वो भी दोनों ही प्रखर हैं कि आप एक बोलोगे तो हम तो 10 बोलेंगे। तो ये सारी चीजें चल रही थी इस वक्त, लेकिन गंभीर मुद्दा ये कि जो शिकायतों का पिटारा बन गया है, जो पीएम हो गया, फिर उसके बाद प्रदेश में आया, और उसके बाद ये बताता है कि अभी भी रिमाइंडर भेजने के बाद भी जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो काम करने के मूड में नहीं है। भले ही आप कितना भी सख्ती कर लीजिए, तो एक एक करके निकालिए ना उन्हें, एक एक करके थोड़ा सा बाहर की हवा खिलाइए, तब जाके पता चलेगा उन्हें कि काम करना कैसे होता है, नहीं होता है। ये तो सच है कि कहने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप उन पर शिकंजा नहीं कसेंगे तब तक उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि जनता की समस्याओं का निराकरण करना इसी तंत्र का काम है। निश्चित तौर पर पारुल, गुड गवर्नेंस के लिए आपको अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाम कसना पड़ेगी, तब जाके सिस्टम में सुधार आएगा। आपके कहने भर से नहीं कि अच्छा काम करेंगे वो रहेंगे, आप उनको जमीन पे भी दिखाइए कि जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छी जगह पे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हम घर बिठा देंगे। हम देखते हैं कि 20-50 का फार्मूला केंद्र सरकार में भी, मध्य प्रदेश में भी लागू है कि जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी 20 साल की सेवा हो गई है, उनको घर भेजने का फार्मूला है। आपको 50 साल की उम्र हो गई है, उनको घर भेजने का फार्मूला है, लेकिन आप उस पर लागू नहीं करते। आप ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कीजिए ना, लेकिन जब वो बात आती है केंद्र सरकार को वरिष्ठ अधिकारियों, सिविल सर्विसेज के अधिकारियों की रिपोर्ट भेजने की, कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है, हमारे यहाँ से रिपोर्ट जाती है कि जिसको हम घर बैठा सकें, बड़ी मात्रा में है। बल्कि लोकायुक्त में कई अधिकारियों के खिलाफ मामले चल रहे हैं, लंबित चल रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, कामचोर अधिकारी हैं। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में काम होता है कि यदि आप काम नहीं करोगे तो आपको घर भेज दिया जाएगा, तो वैसे ही मूल्यांकन अधिकारियों कर्मचारियों का होना चाहिए। और यदि वो लापरवाह हैं, अब तक की सेवा में उन्होंने कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया या बेहतर तरीके से काम नहीं करते, समय सीमा पर नहीं करते हैं, तो उनको 20-50 के फार्मूले के तहत आप 10-20-50 अधिकारियों को घर बिठा दीजिए एक बार में, पूरा सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। जब तक आप सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये ढर्रा ऐसे ही चलता रहेगा। इसी तरह से नेता बहस करते रहेंगे जिसके पास जवाब नहीं होता। जैसे हम भूपेंद्र गुप्ता जी की बात करें, उनके पास जवाब नहीं था कि 15 माह में आपने क्या किया। दूसरों पर सवाल करना, आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन आपने क्या किया जब इसकी बात करते हैं तो आप दिग्विजय सिंह शासनकाल में चले जाते हो, वो दूर की कौड़ी हो गई। उसके बाद तो सरकार 3 बार दूसरी आ गई। आपने क्या किया 15 माह में, वो आप जवाब नहीं दे रहे हो तो शोर मचा रहे हो। तो नेताओं का काम है वो ढकते हैं, जिस तरह से हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, अधिकारी उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करें। अरे जब आ गया है आपके पास कि 82 अधिकारियों कर्मचारियों के नाम आ गए कि ये लापरवाही की है इन्होंने, तो उनमें से आप छटनी कीजिए, गंभीर लापरवाही वालों को घर बिठा दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। अभी देखिए आगे से अगले माह से ये आंकड़ा आपको 50% कम नजर आने लगेगा। बिल्कुल। और जब तक हम कहते हैं ना कि गुरुजी जब तक पनिशमेंट नहीं देंगे, मुर्गा नहीं बनाएंगे, तब तक सुधरेंगे भी नहीं। तो कुछ यही हालात हैं मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के, जैसे हमने कहा है बहरी ब्यूरोक्रेसी। इन्हें क्योंकि ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, भले ही पीएमओ से कितनी भी बार रिमाइंडर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ब्यूरोक्रेसी जिसे योजनाओं को धरातल पर भी उतारना है, और जिन योजनाओं का जो योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं, हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उन तक पहुंचाना। और अगर वहां से शिकायतें आती हैं, किसी भी तरह की समस्या आती हैं, चाहे फिर वो छोटी हो बड़ी हो, उन पर काम करना। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, जो रिपोर्ट आई है, पीएमओ ने कहा है कि रिमाइंडर भेजने के बाद भी अधिकारी अपनी आईडी तक लॉगिन नहीं कर रहे हैं, वो आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। तो आखिर क्यों? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर, लेकिन क्या ब्यूरोक्रेसी पर सख्ती नहीं दिखा पा रहे, या वो सख्त तेवर ब्यूरोक्रेसी पर काम नहीं कर रहे? कुछ तो करना होगा, तभी ये आंकड़े कम होंगे और तभी सीएम हेल्पलाइन जैसी प्रोसेस पर या इस तरह के सॉल्यूशन पर जनता बिलीव कर पाएगी। लेकिन नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि जनता सीएम हेल्पलाइन को सिर्फ ढकोसला समझेगी और फोन करना ही गलत समझेगी, ठीक नहीं समझेगी।
क्योंकि जहां काम होगा वहीं जनता जाएगी। और सुशासन जो जिसको लेकर बार बार खुद मुख्यमंत्री कहते हैं, वो सुशासन भी लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उस ब्यूरोक्रेसी को भी टाइट करना होगा, एक्टिव करना होगा, ताकि जिन्होंने लॉगिन नहीं किया है कम से कम वो लॉगिन करके देखे तो कि उनके डिपार्टमेंट में किस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।